बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो यूनिट नंबर 11 है, ये और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इनका इकट्ठा हम टेस्ट लेंगे। और इन दोनों में अगर आप गौर करो दोनों यूनिट्स में, सो इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म जो है इसमें से भी कम से कम 2 क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांस होंगे। टोटल इनमें से दोनों में से 4 जो है वो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें देखें कि आपके जो टॉपिक्स हैं बड़े सिंपल हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर है, फिर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर है। हाँ, इसमें हमारे पास जो है वो सोलेनॉइड नहीं है। 2019 के सिलेबस में सोलेनॉइड हो गया। एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा वाला टॉपिक है। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, डिटरमिन चार्ज टू मास रेशियो फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ये भी टॉपिक हमारे सिलेबस में शामिल है। तो इसमें हम ये सारे टॉपिक जो है उनको डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में अगर बात करें तो स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म सॉरी। और अगर हम इसको जो है वो कहते हैं मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम इलेक्ट्रिसिटी और उनके लॉज के साथ रिलेट करके पढ़ें तो उसको हम कह देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाती है। ठीक है जी। तो स्टडी ऑफ जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है, study of magnetic properties जो है associated with electricity and laws relating to them जो है इसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, आयरन ओर जो है ये Fe3O4 जो है इट वाज डिस्कवर्ड इन अर्ली बीसी 600 बीसी। और मैग्नीशिया जो है एक रीजन है एशिया माइनर में जो आजकल जो है मॉडर्न टर्की में है, वहाँ पर ये पत्थर एक मिला था उनको, जिसको सबसे पहले जो है उन्होंने नाम दिया लोड स्टोन का। और उसमें प्रॉपर्टीज ये थी कि वो जो है वो लोड स्टोन था, वो डिफरेंट जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था, आयरन को अट्रैक्ट करता था। और उसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज भी थी। अगर उसका टुकड़ा जो है वो एक स्मॉल टुकड़ा जो है उसको कहीं रखते थे तो वो नॉर्थ टू साउथ ओरिएंट कर जाता था। सो उसको फिर बाद में जो है उनके ऊपर रिसर्च स्टार्ट हुई, और आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है उसमें एडवेंट आता गया। So magnetic field arises due to the moving electric charge like in atoms in conducting materials हैं। So जो चार्ज मोशन में होता है, जो static electric charge है, that will produce only electric field। जबकि जो मूविंग चार्ज होता है वो मैग्नेट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और अगर चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैंने 3 बातें यहाँ की हैं। अगर चार्ज जो है वो रेस्ट में है, ठीक है जी, अगर चार्ज जो है वो रेस्ट में है तो वो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि अगर चार्ज जो है वो रेस्ट में है। दूसरा मैंने कहा, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है जी, उसका एक्सेलरेशन फिर 0 होगा अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो। और तीसरी चीज मैंने बोली है, अगर चार्ज जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी यानी चार्ज इज एक्सेलरेटिंग चार्ज हो, वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, एक्सेलरेटिंग हो। सो अब देखें 3 बातें मैंने की हैं इसमें। देखो फर्स्ट वन जो है, अगर चार्ज जो है वो रेस्ट में है तो उसके अराउंड सिर्फ और सिर्फ एक ही फील्ड एग्जिस्ट करेगी, कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है। जैसे आप कहते हैं वायर में स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा हो, एक्सेलरेटिंग चार्ज हो, सो एक्सेलरेटिंग है तो फिर हम कहेंगे कि उसमें से जो है वो कौन सी जो है वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। अगर एक्सेलरेटिंग चार्ज है फिर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी एंड मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। ठीक है जी। सो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो फील्ड हो जाएगी, दोनों हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट जो है जिसमें अब बात हम कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑन अ करंट कैरिंग जो है वो कंडक्टर जो है ड्यू टू अ करंट इन अ स्ट्रेट वायर जो है। अच्छा, इसमें जो है वो ये सबसे पहले ना इसमें करेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे पोल्स, उसके बाद हम वायर की तरफ आते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट मैंने इसलिए ये शामिल किए हैं, बेसिकली जो बेसिक्स होती है वहां से कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन बेस्ड जो है वो क्वेश्चन पिक हो जाता है, तो इसलिए पहले हम इनको डिस्कस करेंगे फिर हम आगे चलते हैं। मैग्नेट की अगर हम करेक्टरिस्टिक्स देखें तो कोई भी मैग्नेट जो है वो कहते हैं जी इट हैज 2 पोल्स, ठीक है।
हम कहते हैं नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट कोइंसाइड विद द साउथ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। जैसे अगर हम एक जो है ना वो कोई भी मैग्नेट जो उसको फ्रीली हैंग कर दें, तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेता है, ओरिएंट कर लेगा। ऐसी है ना जी। सो नॉर्थ पोल मैग्नेट जो है वो कॉन्साइड साउथ पोल ऑफ द अर्थ का क्या मतलब है, नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का वो अर्थ के मैग्नेटिज्म के साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इस वजह से वो उसको ओरिएंट कर लेगा। मैग्नेटिज्म एट पोल्स इज ग्रेटर देन इट्स मिडल। तो पोल्स के ऊपर जो मैग्नेटिज्म है वो कहता है जी ज्यादा होती है, जो जो हम सेंटर पे आते हैं तो वो कम होती जाती है। तो पोल पे ज्यादा होती है, पोल से हम सेंटर की तरफ आए तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो सेंटर के ऊपर जो है वो कहता है जी मैग्नेटिज्म एट पोल्स ग्रेटर देन इट्स मिडल, मिडल पे कम होती है। हाँ, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जो है वो यहाँ पे एमसीक्यूज में इंफॉर्मेशन बेस में भी आ सकता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइसोलेटेड पोल जो है ऑफ ए मैग्नेट जो है वो कैन नॉट एग्जिस्ट। आइसोलेटेड पोल्स कभी भी नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मैग्नेट जो है उसका सिंगल पोल एग्जिस्ट कर सकता हो। जैसे सपोज करें कि आपके जहन में आता है माशाल्लाह, जैसे आप बड़े क्रिएटिव माइंड के लोग हैं, तो आप सोचें कि आपने एक मैग्नेट को तोड़ दें, ब्रेक कर लें। सो अगर आप उसको तोड़ दें तो तोड़ने के बाद जब आप उसको ब्रेक करेंगे तो या तो उसकी मैग्नेटिज्म लूज हो जाएगी, या तो अपनी मैग्नेटिज्म जो है वो ज़ाहिर है वो लूज कर देगा, या फिर क्या होगा कि अगर मैग्नेटिज्म वो बरकरार रखता है, रिटेंशन देती है, तो फिर उसमें दो आपके टाइनी मैग्नेट बन जाएंगे और विद इंडिपेंडेंट है नॉर्थ और साउथ पोल बनेंगे। यानी जहां से वो टूटा है वहां एक नॉर्थ पोल बन जाएगा, अदर जो है वो कौन सा बन जाएगा, साउथ पोल। तो वो दो मैग्नेट बन जाएंगे। तो इसका मतलब है अगर हम एक मैग्नेट को केयरफुली दो पीसेस में डिवाइड करते हैं तो इंडिपेंडेंट दो मैग्नेट छोटे मैग्नेट बन जाएंगे। ठीक है जी। सो इसका मतलब है आइसोलेटेड जो है वो सिंगल जो है वो पोल किसी भी मैग्नेट में नहीं हो सकता। जब भी पोल एग्जिस्ट करेगा हमेशा दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है इसमें लाइक पोल जो है वो हमें पता है रिपेल ईच अदर, और अनलाइक जो है वो हम क्या कहते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। सो लाइक पोल्स अट्रैक्ट वाइल सॉरी लाइक पोल्स जो है ये क्या करेंगे, रिपेल। अनलाइक पोल्स जो है वो अट्रैक्ट ईच अदर, ये रिवर्स लिखा गया। लाइक पोल्स जो है वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है जी। और वाइल जो है वो आपके पास अनलाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें जो है नॉर्थ साउथ जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अनलाइक पोल्स हैं तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, लाइक पोल्स हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट सेट्स इटसेल्फ इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। जैसे हमने अभी बात की तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसको अपने अपने अकॉर्डिंग ओरिएंट कर लेते हैं। अच्छा, अब अनमैग्नेटाइज अगर कोई मटेरियल है तो उसको हमें मैग्नेटाइज करना है, तो उसके लिए दो मेथड हैं। या तो आप उसमें से करंट पास करें, कौन सा करंट, डीसी करंट। तो और दूसरा जो है सिंगल और डबल टच मेथड। इसका क्या मतलब होता है, लेट्स से जी आपके पास एक मैग्नेट है और कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है। आपने क्या करना है, एक सोलेनाइड लेना है और उस सोलेनाइड जो है के साथ जो है वो आपने एक डीसी सोर्स लगाना है, एक स्विच लगाना है, और इसके अंदर जो है आप यहाँ पर एक मैग्नेट आपने प्लेस करना है। ठीक है। अच्छा, आप सपोज करें कि मैं इसके अंदर जो है वो एक मैग्नेट प्लेस कर देता हूँ इस पॉइंट के ऊपर। इस सोलेनाइड के अंदर ना आपने एक मैग्नेट जो है वो रख लेना है। अब सॉरी मैग्नेट नहीं, यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल, अभी आप मैग्नेट बना रहे हो। एक मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो जैसे आयरन है, स्टील है, ये मैग्नेटिक मटेरियल जो है उनको आपने यहाँ पर आपने प्लेस कर देना। अब इसमें जो है वो आपने पढ़ा होगा पार्ट चैप्टर नंबर 17 में कि जो हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनमें होती हैं डोमेन्स। जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, डोमेन्स होती हैं। उनमें जो डोमेन्स होती हैं वो जो है वो क्या होती हैं कि वो रैंडम होती हैं। और हर डोमेन में 10⁻6 से रेशो 1 जो है वो एटम जो कहते हैं 10⁻6 से लेकर 10⁻12 एटम्स हो सकते हैं एक डोमेन। और हर डोमेन का एक अपना रीजन होता है, लेकिन रैंडम डोमेन्स होती हैं। और इस वक्त हम कहेंगे कि मटेरियल अनमैग्नेटाइज्ड है। ऐसे ही जी। अच्छा, आप क्या करें, अगर जो है वो आप जो है वो यहाँ से स्विच क्लोज कर देंगे, क्योंकि आप स्विच क्लोज करोगे तो ये जो उनकी रैंडम डोमेन जो हैं वो अपने आप को क्या कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे। ठीक है जी। और चूंकि करंट जो है वो जब एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो वो मैग्नेटिज्म जो है वो प्रोड्यूस करेगा सोलेनाइड के क्रॉस, और सोलेनाइड जो है इसकी डोमेन्स को अलाइन कर देगा, और इस तरह से हम जो है वो
एक अनमैग्नेटाइज जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल को क्या कर लेंगे, मैग्नेटाइज, साथ ही स्विच ओपन कर दें और वहां से इसको बाहर निकाल लें तो एक मैग्नेट बन चुका होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये तो है एक तरीका। दूसरा ये है कि अगर हम बात करें इसकी सेकंड डबल टच मेथड और सिंगल टच मेथड, इसका क्या मतलब होता है। सपोज करें कि हमारे पास एक अनमैग्नेटिक मटेरियल, डीमैग्नेटाइज मटेरियल है, लेकिन है ये मैग्नेटिक मटेरियल, और इसको आप जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, मैग्नेटाइज करना चाह रहे हैं। तो आप क्या करोगे, इसके पास एक और मैग्नेट जो है वो आप लेंगे और वो इसके ऊपर जो है वो यहाँ पर आप प्लेस करेंगे। अब ये जो मैग्नेट आपने जो है वो लिया है, इसका जो नॉर्थ पोल ले लें या साउथ पोल ले लें, एक ही बात है। लेट से जो है वो यहाँ पर आप इसका नॉर्थ पोल है और अदर जो है वो यहाँ पे क्या है, साउथ पोल। अब आपने क्या करना है, इस मैग्नेट को जो है ना स्लोली इसके ऊपर मूव करवाना है, एक एंड से दूसरे एंड तक, और यहाँ से आके उठा लेना है। क्या होगा कि ये जो आपका मटेरियल है, बार बार ये वाला काम रिपीट करने से, ये बार बार ये रिपीट करने से मेथड क्या होगा कि ये मटेरियल जो है उसकी जो डोमेन्स है वो अलाइन हो जाएंगी। हम कहेंगे कि ये मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज हो गया। ये होता है सिंगल टच मेथड। डबल टच मेथड में क्या होता है, आप एक की बजाय दो मैग्नेट ले लेते हैं, एक की बजाय दो मैग्नेट लेते हो, एक इस तरफ ले लेते हैं और दूसरा उस तरफ ले लेते हैं। लेकिन अगर इस तरफ नॉर्थ पोल लिया है तो आपने इस तरफ जो है वो कौन सा लेना होता है, साउथ पोल, और इस तरफ जो है वो आपका नॉर्थ पोल होगा। अब आप दोनों मैग्नेट्स को, ये वाले जो हैं, इनको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते 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 सेंटर से इनको उठा लेंगे। फिर आप बार बार यही मेथड बार बार रिपीट करोगे तो वो जो आपका मैग्नेट है, सॉरी मैग्नेटिक मटेरियल है, वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन मैग्नेटाइज मैग्नेटिक मटेरियल जो है। दो मेथड है इसमें, एक बाय पासिंग एसी और दूसरा है बाय सिंगल और या डबल टच मेथड। अच्छा, अब हमने किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करना है, बड़ा आसान है, या तो उसमें अल्टरनेटिंग करंट पास कर दें। तो अगर हम हैवी अल्टरनेटिंग करंट का उसको झटका देंगे, उसमें से पास करेंगे, तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, वो उसकी जो मैग्नेटिज्म है वो लूज हो जाएगी। स्ट्रांगली हीटिंग, जैसे आपने चैप्टर 17 पढ़ा था, इसको आप कहते थे क्यूरी टेम्परेचर। तो जिस टेम्परेचर पे जाते हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो अपनी मैग्नेटिज्म को लूज कर देते हैं। या फिर आप जो है वो स्ट्राइकिंग द मैग्नेट अगेन एंड अगेन और सरफेस लाइक दैट अर्थ जो है, या बाय हैमरिंग जो है, या आप मैग्नेट को जमीन से नीचे जोर से मारें या उसके ऊपर हैमरिंग करें, उससे भी क्या होता है कि जो मैग्नेटिज्म है वो अपनी लूज कर जाता है। तो ये तीन मेथड हैं जिससे हम मैग्नेटिज्म जो है वो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट जो है वो, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन की बातें थी, आपने ऑलरेडी बुक्स में इनको डिस्कस किया हुआ था, मैंने जस्ट आपको रिवाइज करवाया। नेक्स्ट जो है जी, इसमें कहता है जी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की हम बात करेंगे। ऑलरेडी जो है वो हम जो है वो इसमें कह रहे हैं जी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर देन अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर एंड इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी वायर में से जब करंट पास कर रहा होगा तो उसके अराउंड जो है वो क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। अच्छा, अगर उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से होती है। और द रीजन कहता है द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर एक्सपीरियंस, उसको उसकी क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी स्ट्रेंथ को हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं या मैग्नेटिक इंडक्शन का नाम देते हैं। और इसका जो यूनिट है वो हम वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पीयर पर मीटर, या इसको जो है वो हम मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर या और ऑर्स्टेड भी कहते हैं, या गॉस में मेजर करते हैं। ये सारे यूनिट जो हैं ये किसके हैं, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के हैं। वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पीयर पर मीटर, टेस्ला, मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, गॉस या और ऑर्स्टेड। ठीक है, ऑर्स्टेड। अच्छा, इसको हम सारा जो है वो डिस्कस करेंगे आगे जाके जो है वो इसके यूनिट्स को दोबारा। हाँ, यहाँ एक चीज याद रखें, आगे नेक्स्ट हम ये भी डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। इसको हम नेक्स्ट आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो हम हमारा पहले टॉपिक की तरफ आते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सबसे पहले इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्या है, प्रोफेसर जो है वो ऑर्स्टेड जो है फर्स्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर इन 1820।
1820 में सबसे पहले जो है वो प्रोफेसर जो है ऑर्स्टेड जो है इसका नाम था, इसने इंट्रोड्यूस किया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को। और अक्सर ये यूजी पेपर में मल्टीपल चॉइस बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है। सो उसमें फैराडे होगा, जोसेफ हेनरी होगा, ऑर्स्टेड होगा। तो आपका आंसर क्या करना है? ऑर्स्टेड। फैराडे और माइकल हेनरी जो है उन्होंने इसका रिवर्स फिनोमेना जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, जिसको आप जो है वो क्या कहते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हो। तो उन्होंने इसका रिवर्स फिनोमेना जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, अब हम किसी भी वायर के राउंड जो है वायर में से अगर जो है करंट फ्लो कर रहा हो, तो करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन है तो उसमें जो है वो, या डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो उसके राउंड जो है वो सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाती है। अगर तो अपवर्ड करंट है उसमें हम कहते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है। अगर करंट डाउनवर्ड है तो हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो गई है। तो लेट्स सी जी इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसको जरा एक नजर स्टडी कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज आपने बुक में पढ़ी होंगी थी। कहता है जब भी हम किसी कंडक्टर में से करंट पास करवाते हैं थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर जो है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेट अप अराउंड द कंडक्टर जो है, और लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो किस फॉर्म में होती हैं? सर्कुलर फॉर्म में होती हैं। और डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करती है। जैसे ऊपर हमने देखा, करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, जब करंट डाउनवर्ड है तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन जो है वो डिपेंड कर रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर। थर्ड जो है कहता है मैग्नेटिक फील्ड लास्ट ओनली एज लॉन्ग करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। अगर जो ही आप करंट जीरो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है ये अंडरस्टूड है कि जो वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है दैट इज ओनली ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट जो है। अच्छा, और लास्ट कहता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी फाउंड बाय, कैसे? राइट हैंड ग्रिप रूल जो है, इससे जो है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। और राइट हैंड ग्रिप रूल क्या होता है जी? राइट हैंड ग्रिप रूल जो है उसके अकॉर्डिंग कहता है जी, इफ वी ग्रिप द वायर इन आवर राइट हैंड इन सच अ वे दैट, ये जो इरेक्टेड थंब है ये किस डायरेक्शन में होना चाहिए? ये करंट की डायरेक्शन में आपने इसको रखना है। और जो कर्लिंग फिंगर्स हैं they will show the direction of magnetic field. So इसमें जो है वो आपको कहता है if we grasp the fist of our right hand with the thumb pointing in the direction of conventional current, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ जो हम करंट ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे होते हैं? कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात नहीं कर रहे। सो कहता है जी सर्कुलर फॉर्म में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब पेपर में जो है आपको जो वायर है वो इस फॉर्म में नहीं आनी, जैसे ऊपर हमने पढ़ा है ये वाली इस फॉर्म में नहीं आनी। पेपर में जो है वो डॉट और क्रॉस की फॉर्म में जो है वो डायग्राम आते हैं, डॉट और क्रॉस की फॉर्म में। अब वो डॉट और क्रॉस की फॉर्म क्या है कि डॉट का और क्रॉस का ऑलरेडी आपको पता है। क्रॉस का मतलब होता है इन टू द पेज, डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द पेज। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो कि लेट्स से कि जी मेरे पास जो है अगर एक ये लेट्स से जी सरफेस है, तो मैं यहाँ पर लेट्स से कि ये एक कंडक्टर रखता हूँ, और कंडक्टर में करंट अगर जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, मैं कहूँगा ये आउट ऑफ द पेज है। और अगर वो इनवर्ड जा रहा है सरफेस तो मैं कहूँगा ये इन टू द पेज है। ऐसे है ना जी। अच्छा, आप दूसरी चीज देखो, अगर जो है वो यहाँ पर मैं कर्ल ये देखें इस तरह से, अगर सरफेस से बाहर करंट आ रहा है तो मैं इसके ऊपर राइट हैंड रूल अप्लाई करूंगा सरफेस से बाहर करंट के लिए। तो मैं थंब को रखूंगा सरफेस से बाहर की तरफ, कर्ल करूंगा फिंगर्स को, तो ये डायरेक्शन देगा एंटी क्लॉकवाइज। ऐसी है। अच्छा, अगर जो है वो डाउनवर्ड करंट है यानी इन टू द पेज है, तो आप जरा कर्ल करने फिंगर्स को, तो वो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। सो इट मीन्स दैट कि यहाँ पर जो है क्रॉस का मतलब है कि यहाँ एक कंडक्टर आपने प्लेस किया हुआ है जिसमें से करंट जो है वो इनटू द पेज है। तो आप कर्लिंग फिंगर जो है उससे देखें, इनटू द अगर करंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगी, और अगर आउट ऑफ द पेज हो तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। और टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट जो है गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये सर्कुलर फॉर्म में होती है ना मैग्नेटिक फील्ड जो है, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर, अगर ये सर्कुलर फॉर्म में है तो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है आप ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर आप अगर उसके ऊपर जो है वो ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट टू द लाइन जो है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पर भी अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस पॉइंट पे दे देगी। अच्छा, यहाँ वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं यहाँ लिखने लगा हूँ
जब कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं ना, तो बेटा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ज़ाहिर है जब भी मैं कोई कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तो मैं ऐसा नहीं है कि आपको कोई अनइम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा होता हूँ, वो हमेशा इम्पोर्टेंट होती है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और आमतौर पर जहाँ से एग्जामिनर ने ना आपको जो है वो ट्रैप करना है, तो वो ज़रा गौर करें। लेट्स से जी कि आप और रूल्स, ये आपने नोट भी करना है इसको, कहता है जी जितने भी रूल्स हैं ये जो हमारे पास, जैसे ऑल रूल्स टू फाइंड डायरेक्शन, जितने भी रूल हैं जो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास जो अभी राइट हैंड ग्रिप रूल पढ़ा है आपने, राइट हैंड रूल पढ़ा है, आगे जाके हम राइट हैंड पाम रूल पढ़ेंगे, ठीक है जी, पाम रूल पढ़ेंगे। इसी तरह से ये जितने भी रूल आप पढ़ोगे यहाँ पर, ये सारे के सारे जो हैं आर मेंट फॉर एक्स्ट्रा, ये जितने भी रूल्स हैं ये सारे कहते हैं कि आर मेंट फॉर दी पॉजिटिव चार्ज ओनली, यानी कि ये सारे के सारे जो हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में ही लेने आप, ठीक है जी। अगर आपको कभी नेगेटिव चार्ज दे दिया तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। फिर से सुन लें, जितने भी रूल हैं, चाहे पाम रूल आप अप्लाई कर रहे हो, राइट हैंड ग्रिप रूल अप्लाई कर रहे हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, जितने भी रूल्स हैं ना आपके सारे, ये हमने तो यहाँ दो ही रूल यूज किए ना हमारे इस चैप्टर में। कौन कौन सा? एक राइट हैंड ग्रिप रूल और दूसरा पाम रूल। सो कहते हैं ये जितने भी रूल्स हैं दे आर ओनली मेंट फॉर पॉजिटिव चार्ज, यानी सिर्फ कन्वेंशनल करंट के लिए अप्लाई होते हैं, ये नेगेटिव करंट के लिए अप्लाई नहीं होते। आप जरा देखें, सपोज करें कि पेपर में ना आपको कभी इस तरह का क्वेश्चन आ गया। अब हमने अभी भी पढ़ा है कि अगर हमारे पास करंट इन टू द पेज हो, करंट इन टू द पेज हो, लेट से ये है कि आउट ऑफ द पेज लेते हैं, अब करंट लेट से अपवर्ड डायरेक्शन में, और आप इस पे ऊपर राइट हैंड रूल लगाते हो, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इसके राउंड, आप ग्रिप रूल से देखें तो वो हमारे पास क्या बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ये जो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज बनी है, जो करंट है, ये करंट कौन सा है, कन्वेंशनल करंट है, तो इसकी डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट के लिहाज से क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की एंटी क्लॉकवाइज। सपोज करो पेपर में ना उसने डायरेक्शन, इसको कन्वेंशनल करंट नहीं कहा बल्कि क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव जो है वो यानी कन्वेंशनल करंट होगा तो हम रूल अप्लाई कर देंगे। अगर वो कहता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है, अब इलेक्ट्रॉनिक कौन सा होगा, नेगेटिव, अब रूल आप फिर इसी तरह ही अप्लाई करेंगे, लेकिन डायरेक्शन आप जो है वो फिर रिवर्स में बताओगे, डायरेक्शन फिर रिवर्स बता देंगे। कैसे कि आप इस पे राइट हैंड ग्रिप रूल उसी तरह से अप्लाई करेंगे, करंट की डायरेक्शन में थंब रखोगे, कर्लिंग फिंगर्स बताएंगी। अब कर्लिंग फिंगर्स क्या बताएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन आप आंसर इस केस में क्या देंगे, क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि करंट नेगेटिव है, आप डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे। तो याद रखना है जितने भी रूल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए एप्लीकेबल होते हैं फॉर पॉजिटिव चार्जेस ओनली। अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो आपने डायरेक्शन रिवर्स करके बतानी है फिर, और इसको भूलना नहीं है आपने। ये वाला पॉइंट जो आगे जाके ये बार बार यूज होना है, और मैंने आपको याद करवाना है कि ये जी हमने पढ़ा था, और ताकि ना आपको ये याद हो जाए पॉइंट। नेक्स्ट ये हमने पढ़ा हुआ है कि टू पैरेलल वायर्स हैव इक्वल करंट्स है, ईच प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी एट मिड पॉइंट जो है, ये भी अक्सर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन अक्सर पास पेपर में आपको नजर आएगा, इंपॉर्टेंट है कि दो अगर पैरेलल वायर्स हैं तो सेंटर के ऊपर जो है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अगर दोनों में एक जैसा करंट है, फ्लो कर रहा है, और एक में दोनों में करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में, यहाँ करंट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है जी। अच्छा, इसमें याद रखें कि अगर जो करंट है दोनों में सेम डायरेक्शन में है, इफ बोथ वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, तो तब क्या होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेंटर पे क्या हो जाएगी, जीरो। और अगर जो है वो दोनों वायर्स जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगी, 2b हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी। सो वो कैसे, हम इसको अभी समझते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि दो वायर जो हैं वो अगर उनमें सेम डायरेक्शन में करंट हो, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। अगर सेम डायरेक्शन में करंट है दो वायर्स में, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अगर जो है अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी, वो रिपेल करेंगी। कैसे? देखो, ये दोनों वायर्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रही होती है, दोनों वायर्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को जो है वो यहाँ पर
जो है वो इंटरेक्शन हो रही है। इंटरेक्शन देखें कैसे, इसमें करंट अपवर्ड है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। सेंटर पे जरा गौर करें, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, यहाँ पर कैंसल आउट। अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड पे गौर करें, इसकी मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसका मतलब है दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसल आउट करेंगी। तो एज ए रिजल्ट जो है दोनों वायर जो है वो एक दूसरे की तरफ मूव कर जाएंगे, हम कहेंगे दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। जबकि एक में अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, एक में डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसमें अपवर्ड डायरेक्शन में उसकी फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी, जिसमें करंट डाउनवर्ड है उसकी फील्ड क्लॉकवाइज होगी। तो जब गौर करें, इसके एरो घूम के इस तरफ आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के एरो सेंटर के सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब है दोनों की फील्ड ऐड हो रही है, तो सेंटर पे ऐड हो जाएगी। अगर ऐड होगी तो सेंटर पे फील्ड ज्यादा होगी, साइड्स के ऊपर जो फील्ड है वो वीक हो गई। इसका मतलब ये है कि दोनों वायर्स एक दूसरे से अवे मूव कर जाएंगे। ठीक है जी। सो असल में जो वायर्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, किस वजह से होती है, वो ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ फील्ड्स होती है। यानी इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी, और इंटरेक्शन की वजह से या तो रिजल्टेंट कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में उसने कहा कि अगर एग्जैक्टली सेम करंट्स फ्लो कर रहे हो, तो अगर तो सेम डायरेक्शन में है तो सेंटर पे जो है वो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसल आउट कर देगी, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंट पे जीरो हो जाएगी। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो रही है, तो बी प्लस बी क्या हो जाएगी, टू बी हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो अब हम बात करेंगे फोर्स की। जैसे मैं बात कर रहा था कि अगर जो है हमारे पास दो वायर्स हैं और दोनों में करंट फ्लो कर रहा है, अगर तो करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। इनमें जो फोर्स है दोनों वायर्स के दरमियान जो है वो किसकी इक्वल होती है, वो जरा हम देख लेते हैं। वो अगर कैलकुलेट करना हो, देखो फोर्स हमारे पास होती है F इज इक्वल टू आई, एक वायर के करंट को लेट से हम I1 कह लेते हैं, I1 एल बी होगी ना, I1 लेट से कि उसकी लेंथ जो है वायर की L है, इनटू जो है वो हम कह देते हैं B। ठीक है जी, ILB। अच्छा, इस वाले टॉपिक को मैं ना बाद में भी करवाता हूँ, क्योंकि इसमें बी की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हम जरा पहले फाइंड कर लें, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। अभी ऊपर जो है ना, अभी मैंने आपको बताया कि राइट हैंड ग्रिप रूल से हम डायरेक्शन बता सकते हैं कि राउंड द वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है अराउंड द वायर जो है, अब देखिए करंट अपवर्ड डायरेक्शन में था तो आपने राइट हैंड रूल ग्रिप रूल से बता दिया कि इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसका मतलब है किसी भी पॉइंट पर आप जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो उसकी जो डायरेक्शन है वो आप बता सकते हो कि वो टेंजेंट टू द सर्कल हो। ठीक है, डायरेक्शन इजीली आपको पता चल गई। लेकिन अगर कोई पूछे इस पॉइंट पर स्ट्रेंथ बताएं, उसकी मैग्नीट्यूड बताएं, तो मैग्नीट्यूड हम इस वायर से आर डिस्टेंस के ऊपर, सपोज करें इसका रेडियस आर है, तो कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपको याद हो तो हम इस लूप को बोला करते थे अम्पीरियन लूप। इस लूप को जो है वो हम अम्पीरियन लूप कह सकते हैं। इस अम्पीरियन लूप को अगर हम n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें, और हर एक इक्वल पार्ट जो है उसकी जो लेंथ है उसको अगर मैं क्या बोलूँ, डेल्टा एल बोल लूँ, तो हम जो है वो अम्पियर्स लॉ अप्लाई करके ये फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपकी बुक में ये न्यूमेरिकल्स में फार्मूला यूज हुआ है, लेकिन इसको ड्राइव नहीं करवाया गया, इससे मैं ड्राइव भी करवा रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू अम्पियर्स लॉ, सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्रॉम 1 टू n जो है वो किस इनटू जो है वो कहते हैं बी डॉट जो है वो डेल्टा एल किसके इक्वल होता है, बी डॉट डेल्टा एल जो है वो इक्वल टू होता है म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट जो है वो कहता है इनक्लोज्ड बाय द लूप। ये आपके पास जो है वो फॉर्मूला होता है। अच्छा, यहाँ पर देखो कि जो कि चारों तरफ रेडियस सेम रहेगा,
इसलिए डायरेक्शन सिर्फ चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ तो हर पॉइंट पे क्या होगी, सेम होगी। तो जो चीज कांस्टेंट रहती है उसको हम समीशन के साइन से बाहर ले लेते हैं। तो ये कांस्टेंट है जिसको मैं समीशन के साइन से बाहर ले लिया। इन साइड जो है वो आपके क्या रह गया, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक इनटू जो है वो इन साइड रह गया डेल्टा एल। डेल्टा एल मीन आपने जो स्मॉल इंटरवल्स में उसको डिवाइड किया हुआ है, और इज इक्वल टू जो है हमारे पास क्या है, म्यू नॉट इनटू आई। अच्छा, अब जरा मुझे ये बताएं कि अगर आपने इस सर्कल को एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सर्कल को एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, अगर आप डेल्टा एल सारे ऐड कर लें पूरे सर्कल के, तो वो आपके पास सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल नहीं बन जाएगा। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो है वो बी इनटू जो है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो है वो क्या बनेगा, 2 पाई आर, और इज इक्वल टू जो है हमारे पास क्या बन गया, म्यू नॉट इंटू इंटू आई। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला बन गया मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। तो आर डिस्टेंस के ऊपर, किसी भी डिस्टेंस के ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। तो यहाँ से हमें पता चला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर यानी डिस्टेंस फ्रॉम द वायर है। तो अगर आप वायर से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, नियर द वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, वो ज्यादा होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ से लेट से कि अगर हमें कोई इस तरह का क्वेश्चन दे देते हैं, मैं आपकी बुक का एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व करता हूँ। ये बुक का ही आपके न्यूमेरिकल जो है उसमें देखें वो कहता है कि 10 मीटर हाई आपके पास जो है वो एक वायर है और उसमें 100 एम्पियर करंट पास कर रहा है। ये बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, पॉइंट ऑन द ग्राउंड जो है, पावर लाइन होती है मेन ट्रांसमिशन लाइन, तो उसमें से करंट लेट से जो है वो कह रहा है 100 एम्पियर जो है वो करंट यहाँ पर पास कर रहा था। अच्छा, उसकी जो हाइट आपको बताई है उसने वो कितनी बताई है, 10 मीटर ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब ये होगा कि ग्राउंड से 10 मीटर हाइट का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द वायर आपको बताया हुआ है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द वायर जो है वो आपको बताया है 10 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू जो है वो किसकी है, आर की है। तो ये आपको जो है वो आर की वैल्यू बताई हुई है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसके लिए अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। अब जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। म्यू नॉट किसके इक्वल है जी, वो होता है 4 पाई। म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻7 होती है। ठीक है जी। और मल्टीप्लाई बाय करंट आपके पास यहाँ कितना है, 100 एम्पियर, डिवाइडेड बाय जो है वो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर, 2 और पाई, और आर जो है वो यहाँ आपने कितना लिखा है, हाइट जो है उसकी 10 मीटर, तो 10 आ गया। आप इसको सॉल्व करें, जरा गौर करें, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट, और 1 0 से कैंसिल आउट, तो आपके पास जो है वो आंसर बनेगा 2 × 10⁻⁻6 जो है वो टेस्ला आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो अगर आपने स्ट्रेट वायर के अराउंड जो है वो किसी भी पॉइंट पर आर डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी हो, तो यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। लेकिन एक चीज याद रखनी है यहाँ पर, ये जो आर है फॉर्मूले में, ये रेडियस ऑफ वायर नहीं है, ये रेडियस ऑफ इसका है अबीरियन लूप का, तो ये डिस्टेंस है फ्रॉम द वायर जो है। देखो भाई, हमें पता चल गया कि अगर लेट से कि हमें किसी भी वायर के अराउंड की आर डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी हो, तो फॉर्मूला क्या होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। अच्छा, अब ये जो है चूंकि टॉपिक रिवाइज हो गया, अब हम जो है वो फोर्स बिटवीन द टू वायर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करें ये दो हमारे पास वायर्स हैं और इनमें करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो या अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, तो इनके दरमियान जो फोर्स है उसको हम म्यूचुअल फोर्स बोलते हैं। सो इनके दरमियान जो फोर्स होगी हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, चूंकि ये एक दूसरे के पैरेलल पड़ी हुई है। हम कहेंगे एफ इज इक्वल टू आई एल बी, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द टू वायर्स। एक में से इसमें I1 कह लें चूंकि करंट जो है, सो अब देखें ना, ये दोनों वायर्स एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन में है। एक ही मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वायर के मैग्नेटिक फील्ड को इंटरेक्ट कर रही है।
इसका मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हो वायर वन वायर टू की मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है, सो एफ इज इक्वल टू आई वन। अब अब क्या आ जाएगा, इनटू लेंथ ऑफ द वायर मल्टीप्लाई बाय, अब दोनों वायर्स के दरमियान डिस्टेंस यहाँ पर देखिए कितना बताया हुआ आर, तो हमने अभी भी बी जो है वो फाइंड किया, मैग्नेटिक फील्ड जो दोनों वायर्स के दरमियान होगी इस पॉइंट के ऊपर जो आर डिस्टेंस के ऊपर जो है वो म्यू नॉट आई, चूंकि आपने आई वन को आई टू की मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसको आई टू कह लें, ओवर जो है वो क्या हो जाएगा टू पाई इंटू आर। तो ये बन गया जी हमारे पास फॉर्मूला। अच्छा म्यू नोट जो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 4 पाई 10 टू पावर -7, ऐसे ही ना, 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, तो वो आपके पास जो है वो 2 से कैंसिल आउट होकर आंसर जो है आपका क्या आएगा 2 इंटू 10 रेज टू पावर -7, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इनटू क्या बचेगा आपके पास I1 यानी करंट इन द वायर 1, I2 करंट इन द वायर 2 डिवाइडेड बाय जो है दोनों के दरमियान डिस्टेंस, दोनों वायर्स के दरमियान डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ईच वायर। ठीक है, अच्छा ये है फॉर्मूला फोर्स कैलकुलेट करने का, जो कि इनमें म्यूचुअल फोर्स होती है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब है जो जितनी वायर 1 वायर 2 पे फोर्स लगा रही है उतनी ही वायर 2 वायर 1 पे फोर्स लगा रही होती है, और इसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू I1 I2 ओवर आर। दोनों वायर्स के करंट में आप पुट करेंगे, आर भी दोनों वायर्स की सेपरेशन, और एल क्या होगी लेंथ। समटाइम्स कैलकुलेट करना आता है फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करें, तो लेंथ को दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर दें, तो ये म्यू नॉट ओवर 4 पाई, या आप इसको कह लें कि आपके पास जो है वो टोटल जो है वो क्या होगा, इसको 2 इंटू 10⁻⁻7 I1 I2 ओवर क्या हो जाएगा आर, या इसको कह लेंगे न्यूटन पर मीटर में इसका यूनिट बनेगा। तो ये फॉर्मूला आपने यूज करना है अगर आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करने के लिए कहे। तो I1 I2 जो है यहाँ करंट से इन द वायर है, और आर इनके दरमियान डिस्टेंस है। अम्पियर की जो करंट का जो यूनिट है एम्पियर, उसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो अम्पियर में यहीं से डिफाइन की थी। उसने कहा अगर दोनों वायर्स के दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर हो, दोनों वायर्स की लेंथ 1 मीटर हो, तो जो उनके दरमियान फोर्स एग्जिस्ट करेगी वो 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन एग्जिस्ट करेगी, अगर दोनों वायर्स में करंट कितना हो 1 एम्पियर। तो यहाँ से एम्पियर की डेफिनेशन जो है उसने डिफाइन की थी। सो अगर दो वायर्स के दरमियान जो है वो करंट जो है वो दोनों में कितना कितना हो 1 एम्पियर, दोनों में डिस्टेंस कितना हो 1 मीटर, लेंथ भी इनकी क्या हो यूनिट लेंथ यानी 1 मीटर हो, तो उनके दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी वो कितनी एग्जिस्ट करेगी 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन फोर्स एग्जिस्ट करेगी। ठीक है जी, सो ये वाला जो है वो यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट जो है जी फोर्स कैलकुलेट करना आ जाए या फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करना आ जाए, आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। करंट कहते हैं जी आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो फोर्स रिपल्शन की होगी, लेकिन दोनों में जो है वो म्यूचुअल फोर्स है, जितनी वायर 1 वायर 2 पे फोर्स लगाएगी उतनी वायर 2 वायर 1 पे फोर्स लगाएगी। तो एक्चुअली द फोर्स अराइजिंग बिटवीन द करंट जो है वो ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होती है, वो हमने डिस्कस कर लिया कि ये इंटरेक्शन ऑफ फील्ड्स की वजह से फोर्स जनरेट हो रही होती है। अच्छा ये वाला भी टॉपिक डिस्कस हो गया। नेक्स्ट जो है अब हम आज के लिए लास्ट टॉपिक जो है वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, अच्छा इसमें अगर गौर करें तो हमने फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है जी। इसमें क्या है, हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास अगर एक कंडक्टर है और इसको हमने प्लेस किया है ऑन अ कंडक्टिंग रेल्स, और इसके साथ हम एक पावर सप्लाई अगर अटैच कर दें, लेट से जी यहाँ पावर सप्लाई आप यूँ अटैच करते हो, इसको आप पॉजिटिव टर्मिनल कह दें, इसको नेगेटिव टर्मिनल कह दें, तो करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, तो यहाँ से करंट फ्लो करता हुआ इस तरफ आएगा, और इसको आप एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें इस वायर को, इस पूरे सिस्टम को, और लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आप इन टू द पेज ले लें, इन टू द पेज। तो आप जो है वो ये देखेंगे कि ये जो आपने एल लेंथ का इसके ऊपर बार रखी है या कंडक्टर रखा है, इट विल स्टार्ट मूविंग क्योंकि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी। अब किस डायरेक्शन में अप्लाई होगी वो हम डायरेक्शन जो है वो फॉर्म राइट हैंड रूल से कैलकुलेट करेंगे, उस पर हम बात करते हैं। पहले जो है वो कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे तो उसके ऊपर F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी जो है वो फोर्स जो है वो अप्लाई होगी, और इसका मैग्नीट्यूड होगा आई एल बी साइन थीटा। और यहाँ से जो है वो कहता है जी एक्सपेरिमेंट शोज दैट कि ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है
वो करंट है, जितना करंट ज़्यादा होगा उतनी फोर्स उसके ऊपर ज़्यादा अप्लाई होगी कंडक्टर के ऊपर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है वो लेंथ है, जितना लेंथ कंडक्टर की बढ़ा देंगे फोर्स बढ़ जाती है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे फोर्स बढ़ जाती है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है वो साइन ऑफ एंगल है, जितना जो है वो हम एंगल साइन 0 0 होता है ना, तो साइन ऑफ एंगल जितना बढ़ाते जाएंगे 90 की तरफ लेके जाएंगे, ये फोर्स बढ़ती जाएगी। सो यहाँ से जो फॉर्मूला है वो आपके पास बन गया, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, चूंकि यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो मान लेते हैं। बाकी तो यहाँ वो सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जो ऑलरेडी आपको पता है। वैसे अगर तो पैरेलल होगा यानी एंगल हम जीरो कर देंगे, अगर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दिया आपने सपोज करें, तो पैरेलल जब रखेंगे तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो फोर्स उसके ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी। अगर किसी कंडक्टर को आपने मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पर रखा है, परपेंडिकुलर रखा है, तो अगर साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है इस एंगल पर, हम कहेंगे उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है। ठीक है जी, तो ये इसके स्पेशल केसेस आ गए। अगर हम किसी एंगल पे रखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी फोर्स अगर फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम पाम राइट हैंड रूल यूज करते हैं। ये जो हाथ आपको नजर आ रहा है, पाम राइट हैंड रूल जो है उसको शो कर रहा है। ये जो बाबा जी का आपको आशीर्वाद मिल रहा है, ये देखें, इसमें जरा गौर करें कि ये जो हमारे पास मिडिल फिंगर है, ये तो इसको शो कर रही है, मिडिल फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। ये थंब है, ये आपने किस डायरेक्शन में रखना है, करंट की डायरेक्शन में रखना है। जो पाम है वो आपको बताएगी फोर्स की डायरेक्शन, तो ये पाम हथेली को बोल रहे हैं, तो ये पाम जो है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। अगर आप और करें, थंब, मिडिल फिंगर और ये पाम तीनों एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं। थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में रखना है, मिडिल फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है, पाम आपको बताएगी फोर्स की डायरेक्शन। अब जरा ऊपर वाले केस में हम जरा चेक कर लेते हैं कि किस तरह से इसके ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई होगी। लेट्स से इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड ली हुई है इनटू द पेज, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लेट्स से इनटू द पेज है। अब हम देखते हैं कि जो है वो डायरेक्शन क्या होगी। अब देखिए, अगर आपने इनटू द पेज लिया ना मैग्नेटिक फील्ड को, तो मैं ये मिडिल फिंगर इनटू द पेज रखूंगा, ठीक है। अब ये थंब जो है वो मैं करंट की डायरेक्शन में रखूंगा। ये मिडिल फिंगर इनटू द पेज, क्योंकि क्रॉस मैंने लगाया, तो क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक इनटू द पेज है, थंब करंट की डायरेक्शन। तो अब ये पाम किस तरफ बता रही है, लेफ्टवर्ड। इसका मतलब ये है कि जो ये कंडक्टर इसके ऊपर रेल्स के ऊपर पड़ा है, ये लेफ्टवर्ड मूव कर देगा। इसी तरह से अगर आप करंट इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करोगे, तो यहाँ फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। एंड इसी तरह इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो आपने अच्छे से सॉल्व करना है। जैसे एक और इसकी एग्जांपल देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो जो राइट हैंड रूल में मिडिल फिंगर जो है वो कहता है जी कि हमने क्या करना है, उसको कहाँ रखना है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। हमको वेलोसिटी मीन के करंट की डायरेक्शन, चार्ज कैरियर की इसका मतलब करंट की डायरेक्शन में रखना है। पाम हमें फोर्स की डायरेक्शन बताएगी। अच्छा, इसका यूनिट जो है वो हम ऊपर भी डिस्कस कर रहे थे। जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो यूनिट है वो होता है टेस्ला, और 1 टेस्ला जो है वो हम कहते हैं किसके इक्वल होता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 न्यूटन पर एम्पियर, 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर के इक्वल होता है, ठीक है जी। और आल्सो 1 टेस्ला जो है ये इसको जो है वो हमने, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करें, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। यहाँ शायद मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमने, हाँ जी, मेरा ख्याल है नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है, चलें उसको मैं वैसे डिफाइन कर देता हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो हम कहते हैं फ्लक्स पर यूनिट एरिया को। सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को आप डिफाइन क्या करते थे, फाई इज इक्वल टू, जैसे होता है हमारे पास बी डॉट ए, या उसको हम बी ए कहते थे। यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अगर हमें लेनी हो, तो हम कहते हैं बी इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा, वो फाई ओवर जो है वो ए हो जाएगा, एरिया, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड का एक और हमारे पास यूनिट आ गया। सो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट जो है वो क्या होता है, वेबर। तो ये वेबर पर मीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट भी होता है। तो 1 टेस्ला इज आल्सो इक्विवेलेंट टू 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, या इट इज इक्विवेलेंट टू वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये तो है सिस्टम इंटरनेशनल में। सीजीएस सिस्टम में जो है इसका यूनिट जो है वो होता है गॉज, और 1 गॉज जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, और वो 1 डाइन, डाइन फोर्स का यूनिट जो है वो सीजीएस सिस्टम में डाइन होता है। अगर फोर्स का यूनिट जैसे न्यूटन होता है सीजीएस उसमें, ऐसे सिस्टम में
इसमें होता है डाइन, ये हो जाएगा 1 डाइन मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा पर एम्पियर, एम्पियर दोनों का यूनिट जो है ना उसमें एम्पियर ही होगा, तो पर जो है वो उसमें आएगा मीटर, तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। ठीक है जी। सो ये 1 गॉस के इक्वल होता है, बल्कि ये आपको जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए ये वाला जो है क्वेश्चन इसको करना। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 1 गॉस जो है वो किसके इक्वल होता है, हम उसका जो रिलेशन है 1 गॉस जो बनता है 1 टेस्ला जो होता है वो 10 रेज टू पावर 4 गॉस के इक्वल होता है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 4 गॉस, और 1 गॉस किसके इक्वल हो जाएगा, वो 10 रेज टू पावर -4 टेस्ला के इक्वल हो जाएगा। तो सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होता है गॉस, जैसे इसमें ऐसे ही टेस्ला उसमें होता है गॉस। अच्छा, एक उसका यूनिट जो है वो गॉस होता है, या इस गॉस को हम जो है वो एक और नाम भी दे सकते हैं, एंड दैट इज जो है वो हाँ ऑर्स्टेड, तो इसको हम ऑर्स्टेड भी कह सकते हैं। तो समटाइम्स जो है गॉस कहेगा, समटाइम्स इसको गॉस की जगह जो है वो क्या लिखा होगा, ऑर्स्टेड भी लिखा जा सकता है, जो कि इसका यूनिट गॉस भी समटाइम्स लिख देते हैं, समटाइम्स इसको ऑर्स्टेड भी लिख देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो इसमें हम आते हैं नेक्स्ट एक लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। देखो हमारे पास ना लेट्स एक मैग्नेट है, उसमें ना एक वायर पड़ी हुई है, ये जो डॉट का मतलब है ना, डॉट का मतलब है कि यहाँ कंडक्टर पड़ा हुआ है ऐसे, और कंडक्टर जो है उसमें जो करंट है वो डॉट का मतलब आउट ऑफ द पेज है। तो उस ज़ाहिर करंट अगर आउट ऑफ द पेज है कंडक्टर में, तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। सो जरा देखें कि यहाँ पर जो है अगर हम पाम रूल लगाएं, पाम रूल, तो वो तो नॉर्थ से साउथ आपने क्या रखा, मिडिल फिंगर नॉर्थ से साउथ डाउनवर्ड, और मैं इस तरह घुमाऊंगा क्योंकि हम मैं बाहर की तरफ रखूंगा ना इसको, तो पाम हमें इशारा करे राइट वर्ड, तो ये राइट वर्ड ही है ना, तो राइट वर्ड उस जाएगा। लेकिन ये तो हम ना पाम राइट हैंड रूल से बता रहे हैं कि इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगी, असल में फोर्स इस तरफ लगती क्यों है, जरा गौर करें। इस कंडक्टर की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से क्या है, साउथ। अगर आप गौर करें कि यहाँ पर इस तरफ दोनों मैग्नेटिक फील्ड के एरो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों की फील्ड आपस में ऐड हो रही है, जबकि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे देखें तो एरो उस तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से माइनस हो रही है, इसका मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो जो कंडक्टर है वो हाई मैग्नेटिक फील्ड यानी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से लो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की तरफ मूव करेगा। सो हम कहते हैं कि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। सो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं डायग्राम देके डिफरेंट तरह के पूछे जा सकते हैं, जैसे आपको एक इस तरह का कंडक्टर दिया जाए जिसमें करंट इस डायरेक्शन में है, इसके साथ एक वायर पड़ी हुई है उसमें करंट सेम डायरेक्शन में है, तो ये रिपेल करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन या फिर आपको जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि एक मैग्नेट है, जैसे हमने ये भी सॉल्व किया है, और ये नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, तो बताएं यहाँ एक कंडक्टर पड़ा हुआ, क्रॉस का मतलब होगा उसमें करंट क्या है, इन टू द पेज है। ठीक है। सो इसमें आपको बताया जाए कि किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपने फॉर्म राइट हैंड रूल अप्लाई कर लेना है, अगर वो समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप ये वाला इंट्रैक्शन वाला भी जो है वो डायग्राम से भी उसको सॉल्व कर सकते हो। सो अब जो है वो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह जो नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चूँकि दीज आर कॉन्सेप्चुअल एंड लेंथ टॉपिक्स, तो इंशाल्लाह फर्दर जो है कल यहीं से स्टार्ट